राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमृतसर आ गया है। ये कहानी भीष्म साहनी द्वारा रचित है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस कहानी को पढ़ते हैं। अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी जी की कहानी है ये। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वे लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहते। डिब्बे में 3 पाट व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है दो एक और मुसाफिर भी रहे होंगे, पर वे स्पष्ट है मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी। और मन ही मन बड़ी खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी छुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जान पड़ता है। ज्यो ज्यो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, ये झुटपुटा और भी गहरा चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तो क्या। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम ए आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस भूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था, जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ा कर खाने का आग्रह करने लगा था। काले बाबू, ताकत आएगी, आम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल कोर, तू दाल खाता है इसीलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं है। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम इधर, तुम कौन देखता है। हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कहका उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता। ओ कितना बुरा बात है, अम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, स्थूल का है, सरदार जी बोले और बोलते ही बोलते खी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी करने लगे। मांस नहीं खाता, ए बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है। फिर कहका उठा,
डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफ़ी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम किस्सा खाने की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन उस जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दील को भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है, नहीं है जगह, बोल दिया। जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैंने मैले कुचले कपड़े और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, ज़रूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूर कर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, अब वह अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कुल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं। आप अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, और जात को भी यहाँ उठा लाया। वह आदमी पसीने से तरता और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पट्टियाँ अंदर खींचने लगा। टिकट के जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं है। और पठान ने आव देखा ना ताव आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह वहीं हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पट्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इसे, कौन है ये, वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहाँ लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठो बुढ़िया कर लाए जा रही थी। ए नेक वक्तो, बैठने दो, आज ही बेटी तू मेरे पास आ जा, जैसे तैसे सफ़र काट लेंगे। छोड़ो बेजालिमो, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया, वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़ कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुरा, बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहम हो, तुमने बहुत बुरा किया है। धक्के देकर उतार दिया। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई।
तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रख कर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल गई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुएं ने बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा, दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देख जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था ये डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदे होठ नजर आते, लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क फड़क रहा था। हाँ, भिस्ती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म लांग कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए। बहुत मार काट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था इस मार काट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहाड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस बार बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेंगेरत, तुम मर्दे की औरत सीट पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को आम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डब्बे में बैठो। मगर बाबू की हजीर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकला कर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठ कर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते थे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।